2000 साल पहले एक धर्म था, वो साइंटिफिक और रैशनल टेम्पर में चलता था। अचानक कुछ साल के बाद वो पूरा धर्म खत्म हो गए। के दिन में बेंगलुरु में सबसे बड़ा अमीर कोई है, ये बाबा साहब है। ये जो बोधिसत्व रहता है ना, जो भी बोधिसत्व बोल के गए वो सच्चाई होता है। जो बाबा साहब का जो सपना है ना, ये भारत बौद्धमय भारत बनाना, कोई नहीं रोक सकता है। दीक्षा का मतलब क्या होता है? एक आदमी को मॉन्क बनाना, नहीं तो साधु बनाना, वो दीक्षा होता है। लेकिन ये जो अशीलवान है, इसको शीलवान बनाना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शीलवान बनो, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। कभी आपको क्या बोलते हैं, अनसक्सेसफुल होने का चांस ही नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आवाज़ इंडिया में आपका स्वागत है। हम लोग आवाज़ इंडिया के माध्यम से देश और दुनिया के वो तमाम मुद्दों को छूते हैं जो लोगों के जीवन में एक उत्थान की तरफ उनको लेके जाता है। आज हम देखते हैं कि नागपुर पूरा ये एक तरीके से जो अक्टूबर महीना है, जो 1956 14 अक्टूबर 1956 में एक रिवॉल्यूशन हुआ, एक क्रांति हुई, जिसको आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी, चाइना के रिवॉल्यूशन से भी, और साथ ही साथ आप एक रोम रिवॉल्यूशन से भी बड़ी रिवॉल्यूशन समझ सकते हैं। उस क्रांति के जो बीज पड़े, उसके पौधे, उसके बड़े बड़े बरगद आज बन के तैयार हुए हैं। आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि हैं, रवि कीर्ति सर, जो साउथ इंडिया से है, और इस धम्म क्रांति को वो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि विगत 5 से 6 वर्षों से वो लगातार नागपुर के इस नाग भूमि में लाखों अनुयायियों के साथ, जो साउथ इंडिया के अलग अलग राज्यों से होते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला या फिर आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, ये जो राज्य है, इन राज्यों से वो वहाँ के नागरिक होते हैं, और वो नागपुर के इस दीक्षा भूमि पर आकर यहाँ का संस्कृति, यहाँ का कल्चर समझते हैं, और यहाँ एक तरीके से अपने पुरानी रीतियों को छोड़कर, अपने पुरानी कुरीतियों को छोड़कर, अंधविश्वास को छोड़कर एक जो बुद्धिज़्म है उससे वो जुड़ते हैं। हम जानते हैं इसके पीछे का क्या यानी एक कनेक्शन रहा है, एक हिस्टोरिकल कनेक्शन रहा है, क्योंकि रवि कीर्ति सर एक ओरिएटर भी है, एक थिंकर है, और वो देश और दुनिया के तमाम मुद्दों पर एक तरीके से अपना क्रिटिक्स भी रखते हैं। सर, आपका स्वागत है। जय भीम, जय भीम। आवाज़ इंडिया टीवी में। सर, हम देखते हैं कि जिस तरीके से हर साल आप काफ़ी उत्साही होते हैं। ये जो अक्टूबर महीना होता है, ये फेस्टिव मूड में आते हैं आप, यानी एक उत्सव का महीना होता है ये, उस तरीके से, यानी इतने दूरी से, इतने जोग्राफिकल दूर है नागपुर से दक्षिण भारत, फिर भी हजारों और लाखों के तादाद में लोग आते हैं, और यहाँ पर वो एक तरीके से आप एक धर्म को छोड़कर एक तरीके से दूसरा धर्म आप यहाँ अंगीकार करते हैं। तो आप इसके पीछे क्या, यानी मॉरली क्या सोचते हैं कि इसके पीछे की थीम क्या है? एक्चुअली कैसे है ना, मैं पिछले थोड़ा सा एक इतिहास में चला जाता हूँ। ये देश है ना, ये जातिग्रस्त देश है एक्चुअली। एक 2000 साल पहले एक धर्म था, वो साइंटिफिक और रैशनल टेम्पर में चलता था। अचानक कुछ साल के बाद वो पूरा धर्म खत्म हो गए, और इतना अज्ञान भर गए ये देश में। मैं वही सोचता रहता हूँ, ये इतना अज्ञान भर के ये देश में, यानी अज्ञानी हो गई, और अज्ञानी के वजह से मानव से घर्षण होता था और मारापीटी होता था, एक बड़ा एक नीचा। ये जाति से अपना क्या बोलते हैं, यानी सुप्रीमेसी के साथ साथ अपना प्रोफेशन को भी जोड़ गए। अच्छा, हाँ, प्रोफेशन में क्या है, आप अगर बकरे पाल रहे तो धनगार बोलता है, और आप अगर क्या बोलते हैं, चप्पल सिला रहे तो आप चमार बोलते हैं। ऐसी एक पूरा फ्रैक्शंस, यानी वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं। यस। मैं आश्चर्य होता है, ये इस दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। तो ये दक्षिण भारत में ज्यादा एग्रेसिव रूप में था इतिहास में। एब्सोल्युटली, वो इसके कुछ सबूत आप बता बहुत है एक्चुअली। एग्जांपल देखिए, केरला में जो ब्रेस्ट टैक्स लेता था, मैंने कभी सुना नहीं था। ये एक मेरे को अजीब लगता है, पूरी धरती पे नहीं होगा ऐसा। धरती पे नहीं है ये। अच्छा, वेरी क्या है ना, वो बोलने में भी मेरे को अजीब लगता है ये। हाँ। ब्रेस्ट
उसके ऊपर भी टैक्स ले रहता है। कैन यू बिलीव दिस? वो अनइमेजिनेबल है। तो मैं वही किस लोगों ने, किन लोगों ने इसको तोड़ा, इस हाँ, रीति को? ये रीति को तोड़ने के लिए एक महान भाव अपना जो आयन काली बोलते हैं, वो केरला में था। वो देख के ये रिवोल्ट हो गए। जिस तरह आपको गुस्सा आ रहा है, उनके हाँ, कई हाँ, गुना गुस्सा आया। हाँ, गुस्सा आने के बाद क्यों देना है? हम्म। वो भी मनुष्य, हम भी मनुष्य है। हम वो लोग क्यों छुपा के जाता है, लेकिन हमारी लोग क्यों उसको खोल के जाना है, और साथ साथ में उसका टैक्स भी क्यों भरना है? रास्ते भी अलग अलग थे, हमने सुना है केरला में। हाँ, रास्ता अलग था और हमको देखता नहीं था एक्चुअली। हमको कैसे ना, वो जानवर से भी ज्यादा नीचे देखता था, हमको अलग ही देखता था। और केरला नहीं है, वो पूरा साउथ इंडिया में जहाँ ये जो अपना जो इंडिजिनस पीपल है, जो मूल निवासी है कौन सा बेल्ट बोल सकते हैं आज कहाँ कहाँ है वो एरिया? हाँ, वो तमिलनाडु, केरला, हाँ, कर्नाटक, हाँ जी, और आंध्रा। जो यहाँ लोग आ रहे हैं जहाँ के, हाँ, यानी हाँ, अभी इनलाइटेंड होके, Yes. प्रबुद्ध नागरिक होके आ रहे हैं। एब्सोल्युटली। इसमें क्या है, ये बाबा साहब का जो क्रांति है, ये 14 अक्टूबर 1956 में जो लाया है ना, सोच समझ के लाया बाबा साहब ने। उसको पता था ये समाज क्यों ऐसा है और ये क्यों हमारे ऊपर ये तोपे गए हैं, ऐसा ऊंच नीच का। ये सब पढ़ के हमको रेडीमेड एक रिलीजन, मतलब रिलीजन बोलने से एक रूटीन हमको ये दिया, ये प्रकृति नियम दिया हमको। अच्छा, एक लॉ दिया एक्चुअली, क्योंकि आदमी पैदा होता है, ये परमानेंट नहीं है और कांस्टेंट भी नहीं है, और चेंजेस होता रहता है, और चेंज होते 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 वो एक दिन इधर से चला जाता है। लगभग कितने दिनों से, कितने सालों से बाबा साहब को पढ़ा जा रहा है दक्षिण भारत में स्पेशली एक्चुअली बाबा साहब का जो मूवमेंट है, जब बाबा साहब जिंदा था तब लास्ट जो विजिट था चेन्नई था, और उससे पहले कर्नाटक में 1953 केजीएफ में भी एक विजिट थी। वही दो बार बैंगलोर विजिट किया था बाबा किंग साहब। वोडियार के साथ भी कुछ उनका रिश्ता था एक्चुअली। कुछ ऐसा एक मिनट में कुछ अगर से जो राजा श्रेय मिला किंग वोडियार के समय में, उस कालखंड में बाबा साहब को, तो उसका कुछ सिंप्लीफाई कर पाएंगे दर्शकों को? बिल्कुल, क्योंकि बाबा जो मैसूर महाराजा ने एक मिलर कमेटी कंस्टिट्यूट किया था, उसमें पहला देश का जाति जनगणति हुआ उधर। अच्छा, पहली बार। क्या मैसूर जो एरिया था, ईयर होगा वो 1912 में। 12 हाँ। अच्छा, ब्रिटिश ने भी वही उसी को माना, उसी आंकड़ों को माना। मिलर है ना, वो मिलर कमेटी का जो रिपोर्ट है ना, हाँ, उसके वो एक्चुअली वो मैसूर का जो महाराजा था ना, वो इतना अच्छा सेक्युलर राजा था, और हर प्रजा को एक बराबरी देखता था, और हर लोगों को, हर जाति धर्म को अपॉर्चुनिटी देता था उसके जो एम्पायर में जो काम करने के लिए। उसका जो इंस्पिरेशन है बाबा साहब को भी, उसका काम जो था बाबा साहब को उस समय पे ये कंटेम्प्रेरी था, उसको पता था, और वो डेली इंफॉर्मेशन भी लेता था। और जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था ना, तभी भी इसको इनविटेशन आया था। अच्छा। मैसूर महाराजा को उधर जाने के लिए, लंदन में जाने के लिए, ताकि ये जो गांधी एंड कांग्रेस जो बोल रहे हैं ना, अच्युत भी हिंदू है, ये जो आर्ग्यूमेंट डिबेट चल रहा था ना, उसके इस पे ये मैसूर महाराजा को भी बुलाया था, लेकिन मैसूर महाराजा ने नहीं गए। लेकिन वो एक टेलीग्राम तो भेजा था बाबा साहब को सपोर्ट में, मैं आपके साथ हूँ ऐसी। वो एक्चुअली वो एक रियली एक सरप्राइज था, और मेरे को भी पता नहीं था एक्चुअली। मैसूर महाराजा हैड ए गुड रैपोर्ट रिलेशनशिप विद बाबा साहब, और साथ में जो बाबा साहब का जो काम था ना, उसको खुशी आया, और एक चिट्ठी भी लिखा था। देखिए, आपने औरंगाबाद में स्कूल्स खोल रहा है, कॉलेजेस खोल रहा है, महाराष्ट्र बॉम्बे में भी आप खोल रहा है, जैसे कर्नाटक में भी आप खोलना चाहिए, ऐसे एक लेटर भी लिखा था राजा ने। हाँ, मेरा पैलेस है बैंगलोर में, उसके सामने आपका, मैं आपके लिए मैं एक जमीन देता हूँ 8 एकड़, आप आके उधर भी कुछ करो, ऐसे बाबा साहब को एक ऑफर दिया था बाबा साहब। लेकिन उस समय पे थोड़ा बिजी था, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जाने के लिए, और ये बाकी सब इस पे नहीं गए। लेकिन तब तक अपना जो मैसूर नालवड़ी कृष्णराज वड़ियर था, वो चला गए थे। लेकिन वो ये डॉक्यूमेंट करके गए थे, उसका जो बेटा था जयचामराजा वड़ियर, वो डॉक्यूमेंट को देखा, फिर वापस बाबा साहब को इंटीमेट किया, मेरे पापा ने आपके लिए जो जगह देने के लिए वादा किया था वो रेडी है, आप कभी भी आके ले सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। वह लेटर जाने के बाद बाबा साहब आता है 53 में आके, तब रजिस्ट्रेशन होता है।
आज के दिन में जो बैंगलोर का पैलेस है ना, पैलेस आर्चर्ड बोलते हैं, सबसे महंगा जगह है पूरा बैंगलोर में। एक स्क्वायर फीट है ना 75,000 है, एक स्क्वायर फीट, एक स्क्वायर का। अच्छा। और आज के दिन में बैंगलोर में सबसे बड़ा अमीर कोई है, ये बाबा साहब है। क्या बात है? 8 एकड़ है वो। क्या बात है सर। हम देखते हैं रवि सर, हम देखते हैं आपने इतिहास में उन चीजों को छुआ जो एक तरीके से अस्तित्व की लड़ाई है, सांस्कृतिक युद्ध बोल सकते हैं। यानी इंसान को अगर से इंसान नहीं समझे तो इंसान एक समूह में आके अपने पूर्वजों का रास्ता अपनाता है। हमने एक टर्मिनोलॉजी देखा कि घर वापसी, बहुत जगह एक ये प्रचलित हुआ। क्या आप इसको घर वापसी समझते हैं? जो साउथ इंडिया से लोग आते हैं, क्या इनके पुरखे बुद्धिस्ट थे, या फिर कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाबा साहब का आप जिक्र करते हैं, बाबा साहब एंथ्रोपोलॉजी, मानव वंश शास्त्र जिसको बोला जाता है, एक हिस्टोरियन भी थे, पॉलिटिकल नेता होने के साथ साथ उनको दुनिया का ज्ञान था। तो क्या कहीं ना कहीं आपको जैसा जो एंशंट किंगडम्स हुए, जो बुद्धिज्म के प्रोटेक्टर रहे, चोलाज है, चेर है, पंडियंस है, या फिर मौर्य एम्पायर है, तो ये कहीं ना कहीं ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने पुराने कल्चर से टूट गए? ये वही लोग आपको लगता है कि वापस बुद्धिज्म में आ रहे हैं? एक्चुअली ये घर वापसी बोलने से मुझे पसंद नहीं आता है। एक्चुअली घर वापसी नहीं है। ये बाबा साहब को पता था, ये 2-3 बार इलेक्शन से वो हार गए थे। हारने का कारण ढूंढना शुरू कर दिया। तब पता चला ये जो लोग हैं, ये समाज है, ये जो शेड्यूल कास्ट बोलते हैं ना, अछूत लोग हैं ना, ये क्यों अछूत बन गए हैं? हम सोचते हैं अज्ञान, लेकिन अज्ञान के साथ साथ ये लोग क्या बोलते हैं, ये लोगों को स्वाभिमानी नहीं है। ये जो आदमी जिसको स्वाभिमान नहीं रहते है, वो क्या करता है, वो दलाल बन जाता है। दलाल के बाद ये गुलाम हो जाता है। यानी इतिहास नहीं पता जिनको। यस। ये गुलाम क्या होता है, गुलाम कहीं पे भी बिक जाता है। आप 1 रुपए दिए ना, आपके साथ चला जाता है। अगर वही सामने 10 रुपए दिए ना, उसके पास चला जाता है। ये कांस्टेंट ये नहीं रहता है, क्योंकि ये थोपे हुए हैं, यानी अनपेड है। अनपेड है। हाँ, और सोल्जर है किसी संस्कृति के। पर अगर से उनको उनके संस्कृति से जोड़ा जाए, जो आप कर रहे हैं, तो आप जो नागपुर में लाते हैं, धम्म दीक्षित करते हैं, कितना बदलाव देखते हैं? जैसा वर्तमान 2024 में आज हैं, हम अक्टूबर 2024 में हैं, हम आपको अक्टूबर 2023 में भी देखें, 22 में भी देखें, 21 में भी देखें, तो ये जो एक दशक से आप काम कर रहे हैं, लगभग 10 साल से आप काम कर रहे हैं, तो आप इसके रिजल्ट अभी कैसे एक मेजरमेंट के साथ कैसे रखेंगे? रिजल्ट तो वेरी पॉजिटिव है। मैं एक बात मैं बार बार मेरा दिमाग में आता रहता है, ये जो बोधिसत्व रहता है ना, जो भी बोधिसत्व बोल के गए वो सच्चाई होता है। क्योंकि आगरा में जो बाबा साहब ने बोला था, जाओ आपके घर के दीवार पे लिख लो, आप शासक बनेगा आने वाला दिन में, वो जो पॉजिटिव जो बातें था बाबा साहब का, मैं अभी भी जिक्र करता हूँ। क्योंकि जो बाबा साहब जो भी किया है, भले लेट हो रहा है, लेकिन जो अनजान है ना, लास्ट ऑब्जेक्टिव जो बाबा साहब का जो सपना है ना, ये भारत, बौद्धमय भारत बनाना, कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि और एक चीज़ है, क्योंकि ये जो मैंने बार बार ये मेरा जो बातें में बोलता रहता हूँ, जो मेरा जो गुरु है, पॉलिटिकल गुरु है, मान्यवर कांशीराम साहब ने बार बार मेरे को जिक्र करता था वो उसका भाषण में, डेड अम्बेडकर इज डेंजरस दैन अलाइव अम्बेडकर। क्योंकि ये जो बाबा साहब जिंदा था तब पता नहीं था लोगों को, लेकिन मुर्दा बाबा साहब इतना डेंजरस है, आप कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको यकीन से बात करता हूँ, आप कुछ भी करो, लेकिन नो, ये दिस इज ऑलरेडी एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। ये एक अनजान हो जाएगा, ये देश एब्सोल्युटली ये बौद्धमय बन जाएगा। क्या बात है, क्या बात। अंत में एक आखिरी का एक ये रहेगा, हम चर्चा के अंतिम छोर पे हैं, कि आपका जो इवेंट होने वाला है, जिसको हम धम्म दीक्षा इवेंट बोलते हैं, कि हमारी पुरानी कल्चर को छोड़कर एक नई परंपरा की शुरुआत करना, तो जो 12 तारीख को होने वाला है, तो नागपुर और देश भर की जनता को क्या मैसेज देंगे और क्या अपील करेंगे जो उन तक आपका मैसेज पहुंचे? ये धम्म दीक्षा मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि परिवर्तन नहीं है, मानसिक बदलाव लाना है। दीक्षा का मतलब क्या होता है, एक आदमी को मॉन्क बनाना, नहीं तो साधु बनाना, वो दीक्षा होता है। लेकिन ये जो अशीलवान है, इसको शीलवान बनाना है। देखिए, शीलवान क्या होता है, चोरी नहीं करने का, खून नहीं करने का, शराब नहीं पीने का,
व्यभिचार नहीं करने का, झूठ नहीं बोलने का। ये होता है एक्चुअली ये परिवर्तन। अगर ये सब अमल किया है ना, अपने आप को शुद्ध हो जाता है, कोई आदमी टच नहीं कर सकता। ये कि क्योंकि इसलिए मैं बार बार बोलना चाहता हूँ, समाज में अगर बाबा साहब एक एग्जाम्पल है, अगर शील अमल किया है ना, यू कैन बिकम ए सक्सेसफुल मैन, यू कैन लीड ए सक्सेसफुल लाइफ, क्योंकि एग्जाम्पल सेट किया। आप जरा इमेजिन करो, बाबा साहब अकेले लड़ रहा था, उसके साथ कोई नहीं किया था, कोई कुछ हादसा हुआ तो कौन आता था, लेकिन बाबा साहब इतना डे बाय डे पावरफुल हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो शील को फॉलो कर रहा था। शील को जब फॉलो करने लगा, उसका शील से जो आउटपुट आने लगा, अच्छा आउटपुट आने लगा, लोगों को दिया। कब? 14 अक्टूबर को। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, शील है ना इतना पावरफुल है। और बाद में बाबा साहब बोलते हैं, जो मेरा जो विरोधी है ना, इससे एक्चुअली इससे डरता है, मेरे पास बड़ा डिग्री है, ज़्यादा डिग्री है और बहुत आदमी इंटेलेक्चुअल है, ऐसा नहीं है। क्यों डरता है पता है आपको? क्योंकि मैं शीलवान हूँ, मैं कैरेक्टर आदमी हूँ, इसलिए वो डरता है। इसलिए मैं ये माध्यम से मैं अपील करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शीलवान बनो, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। कभी आपको क्या बोलते हैं, अनसक्सेसफुल होने का चांस ही नहीं है। और मैं लास्ट क्या अपील करना चाहता हूँ, नागपुर के लोगों के लिए, नागपुर के लोगों के लिए भी मैं अपील करना चाहता हूँ। और इतना साल से ये पारंपरिक ये चलते आ रहे हैं, ये जो लोगों को बदलाव लाने का, डेफिनेटली आपकी वजह से मैं इतना सक्सेसफुल आदमी बना। मैंने ये दीक्षा कार्यक्रम कुछ नहीं है, एक्चुअली ये मनुष्य को परिवर्तन लाने का है। ये लोग बोलता है कन्वर्शन वगैरह, नो कन्वर्शन, ये सिर्फ हम लोग ये जो मानसिक गुलामी से बाहर निकालना है बस। इसके लिए आप लोगों से एक अपील करता हूँ ये माध्यम से, जो लोग कर्नाटक से आएगा ना, कितने लोग आएंगे, कितनी बसेस, ऐसा कुछ? लगभग बसेस का जो सरकार का आंकड़ा अभी तक आया नहीं है। कल मुझे एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आएगा, क्योंकि इधर का इंतजाम कर रहा हूँ। कभी भी एक अंदाज 300 के पार कर लेगा, क्योंकि और साथ में हम लोग जो रेगुलर ट्रेन है उस पे आज से ऑलरेडी वो लोग जर्नी स्टार्ट किया है। 2-3 ट्रेन आज निकला है, कल 4 ट्रेन है, वैसे लगभग 11 ट्रेन से लोग आ रहे हैं। कम से कम मिनिमम मेरे को लगता है, मेरा जो आने का जो कंफर्मेशन दिया है, 1,40,000 लोगों का कंफर्मेशन अभी तक आया है। क्योंकि वो पूरा नागपुर में मैं वो लोगों का खाना रहना सब सुविधा बना के रखा हूँ मैंने। और मैं नागपुर लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जहाँ जहाँ आपको ये कर्नाटक का लोग मिलता है, वो लोगों से अच्छी तरह बात कीजिए और स्वागत कीजिए। और साथ में अगर वो कुछ कमियां आ रहे आजू बाजू में, जो बाथरूम्स का, टॉयलेट्स का, जहाँ पे विहार में रुका है, वो लोग वॉलेंटियरली जाके आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए, अपना अपना घर में लेके आइए। आप बताइए, आप लोग 68 ईयर्स बैक दीक्षा लिया, क्या आप लोगों ने प्रोग्रेस किया बुद्धिज़्म के द्वारा? ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि लोग कैसे है ना, ये गुलाम है, अभी इधर आने के बाद राजा बन के जा रहे हैं। राजा मतलब बाबा साहब सभी धर्म छोड़ के राजा धर्म को हमको दिया, क्योंकि सभी धर्म क्या बोलते हैं, तू गुलाम बन के रहो। लेकिन बुद्धिज़्म एक धर्म है, आप ये राजा था, प्रजा का सुख के लिए वो पूरा पैलेस को छोड़ के वो अंतिम में ये इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया ना, सबको बांटा। वो आज तक मैंने दुनिया में बहुत सारा धर्म के बारे में पढ़ा, मैंने आज तक ऐसा ये राजा प्रजा सुख के लिए ये धर्म कभी भी किसी को दिया नहीं था, लेकिन यही फर्स्ट है, ये बुद्धिज़्म है। इसलिए मैं आप लोगों से भी लास्ट रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी कुछ कमी आए तो आप लोग उसको अटेंड कीजिए। अगर कहीं इधर उधर अपने लोग भटके हुए तो भाषा नहीं आता, इसलिए आप लोग मेरे से संपर्क करें। और कुछ मदद करना चाहते हैं तो अलोका ट्रस्ट संग्राम बुद्ध विहार है, उधर बनते विनय रखिता। और एड्रेस कहाँ है वहाँ का? वो ऑटोमोटिव चौक, यशोधर नगर, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना आता है उसके पीछे है। आप लोग जाके उसको आपके द्वान के स्वरूप में दे सकता है, रेसिप्ट भी देता है। वो बंती जी रहेगा, ज्ञानबोधि बंती जी और विनय रखिता बंती। इससे यह कुछ नहीं है, मेरा अपील है। और लास्ट में मेरा जो आज का जो इंटरव्यू है, आवाज़ इंडिया चैनल और प्रफुल्ल भालेराव को भी मैं आभारी हूँ, क्योंकि लोगों तक पहुंचने का काम कर रहा है। क्योंकि माध्यम नहीं है तो हम कुछ नहीं है, जो भी क्या काम हो रहा है वो लोगों को पता नहीं चलता था। इसलिए
मैं लास्ट अंतिम ये जो माध्यम आवाज़ इंडिया को मैं शुक्र अदा करता हूँ। जय भीम, जय भारत। परंपरा इस तरीके से जुड़ती है आपस में जहाँ लैंग्वेज का कोई बैरियर सामने नहीं आता है। मानवता जब आगे बढ़ती है तो भाषा बोली के ऊपर जाके इंसान एक दूसरे की मदद करता है। यही कल्चर हमने आज से 2 से 2,500 साल पहले इसी वसुंधरा पर, इसी धरती पर पाया, जहाँ लैंग्वेज एक एक मॉन्क्स 12-12 लैंग्वेज बोले जाते थे। उसी तरीके से तमिल पीपल्स, कन्नड़ पीपल्स, तेलुगु पीपल्स और मलयाई जो लैंग्वेज है अलग अलग, ये लोग भारत में आते हैं। देश के पूरे हिस्से से, नागपुर में भारत भर से आते हैं। उसका नागपुरियंस वेलकम कीजिए और इस फेस्टिवल का उत्सव आप घर घर पे मनाइए। आप जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ।